ये फाइनल में पास होने के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे, उतने भी चांस है कि नहीं अजय, लेकिन ब्राइट चांस हो जाएंगे। और जो इसमें फेल हुआ तो उसके फेल होने के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। हाँ, तो ब्राइट होंगे, लेकिन एक में 6 माह लग जाने हैं और दूसरे में फिर 6 माह बच जाने। कई ऐसे भी एक्सेप्शन होते हैं जो इधर तो फेल होते हैं आई कैप में लेकिन पास होते हैं, लेकिन वो लोग तादाद में 1 से 2 होते हैं बस, अगर 100 बच्चे हों तो। बल्कि 200-300 में से 1-2 होंगे जिनका छक्का लग जाता है। अच्छा, आपको लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ था, दिया हुआ था, किया किसी ने है जी? बताते हैं 8वें में प्रॉब्लम। पहले हम 9वां सवाल करेंगे, आखिरी 15 मिनट में प्रॉब्लम डिस्कशन होगी। क्या होगा? 9वें सवाल पर आ जाओ सारे सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। किस पर आए? क्वेश्चन नंबर 9 पर। और इस सवाल के ऊपर ही आपने सारा काला पीला करना है। तो मेरे साथ पेंसिल निकाल लें। हमने क्वेश्चन को वैसे ही पढ़ना है जैसे कि हम एक क्वेश्चन को पढ़ के काला पीला करते हैं। तो काला पीला भी सवाल करना है। चलो भाई, पेंसिल अपने पास रखा करें, लेड पेंसिल, ताकि बाद में अगर नोट्स ना भी खरीदने हो तो रबड़ जिंदाबाद मिटा के वापस उधर ही आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 9, दूसरी क्लास में भी हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है। मैंने तो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ रीड किया है, बच्चों ने सॉल्व किया और मैंने चेक किए एक दो का। ठीक है, तो आपने इधर बैठ के अभी सॉल्व करना होगा, पहले बस हम पढ़ लें डाटा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर आए तो वो कहता है डिटरमिन द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न बाय एसएल। एसएल कंपनी का नाम है, प्रॉफिट निकालना है आपने। और इन द अबव सिचुएशन, इस रिक्वायरमेंट को पढ़ के ये पता नहीं चल रहा कि ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। ये लफ्ज मतलब इस रिक्वायरमेंट। बाकी अगर आप जरा आए क्वेश्चन नंबर 1 पे, उसकी रिक्वायरमेंट में इंग्लिश देखें। क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट में इंग्लिश देखें तो आपको एक लफ्ज कॉमन मिलेगा बार बार। तो वो लफ्ज क्या है जी? ऑप्टिमल। इसको अंडरलाइन करें, ये हिंट होता है लिमिटिंग फैक्टर के सवाल का। अगर आपने अभी तक सारे सवालों में इस लफ्ज को ऑब्जर्व नहीं किया तो यू आर गोंगलू, आप पेपर में पहचान नहीं पाएंगे टॉपिक को। लफ्ज क्या लिखा हुआ था? ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स भी ऑप्टिमल प्लान को ही कहते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन लेवल भी ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल को ही कहते हैं। ऑप्टिमल का मतलब ही होता है मैक्सिमाइजिंग, बेनिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 3 में आए तो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, अंडरलाइन कर लो, है जी। रिक्वायरमेंट को देख के ही पता चल गया, वो पाई लिमिटिंग फैक्टर आ गया जी। चौथे सवाल की रिक्वायरमेंट पर आए, उसमें कहीं लिखा हुआ है? नहीं, उसमें ऑप्टिमल का तो नहीं लिखा हुआ। हाँ, एंड पे लिखा है ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स। मिक्स का मतलब होता है हर प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट बनाए, लिखा हुआ है वहां पे रिक्वायरमेंट की आखिरी लाइन में ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स, अंडरलाइन करें। 5वें सवाल में आए तो वहां पे नहीं लिखा हुआ ऑप्टिमल शॉप्टिमल, कोई नहीं, ये पूरा सवाल पढ़ के ही पता चलेगा। छठे सवाल के उस पे आए तो इसमें भी लिखा हुआ है ऑप्टिमम
प्रोडक्शन प्लान। मतलब मैंने 6 सवाल देखे, 6 में से कोई 4-5 में तो लफ्ज लिखा हुआ है, 7वें सवाल पर आए तो उसकी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, सेम लफ्ज है। 8वें सवाल पर आए ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, और 9वें सवाल में नहीं लिखा हुआ कुछ भी, और मैं 9वां ही करवाने जा रहा हूं। तो इसका मतलब है 9वें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में उसने नहीं लिखा कुछ भी। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट लिखा है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन लेवल नहीं लिखा हुआ, कोई ऑप्टिमल प्लान प्रोडक्शन प्लान। इससे पता नहीं चला कि लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। तो आ जाए पैराग्राफ नंबर 1 पर आए टॉप पे, तो वो क्वेश्चन में कहता है सर्वर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स K2 एंड, कंपनी की कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 2, K2 एंड it also manufactures other products, लें जी, it also manufactures other products in accordance with the specification of, तो अदर प्रोडक्ट्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये कस्टमर की मर्जी के मुताबिक भी कोई प्रोडक्ट हो तो वो भी बना देते हैं। तो इसका मतलब है इनकी 2 प्रोडक्ट नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। 2 तो रेगुलर प्रोडक्ट है, बाकी प्रोडक्ट ये किसके मुताबिक बनाते हैं? कस्टमर की मर्जी के मुताबिक। समझ आ रही है बात आपको? नहीं समझ आ रही? इसका मतलब है 3, 4, 5 भी हो सकती है प्रोडक्ट, डिपेंडिंग अपॉन के मर्जी के मुताबिक बनाई हुई प्रोडक्ट कितनी है। आगे चलें, कंपनीज प्रोडक्ट रिक्वायर स्पेशलाइज स्किल्ड लेबर, हाँ जी लेबर चाहिए। मैक्सिमम लेबर आवर्स आर अवेलेबल इन द कंपनी आर 3 लाख पर मंथ। ले जी, ये लाइन है जो आपको हिंट दे रही है कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग फैक्टर का है। ये लाइन, ये वाली लाइन हमें हिंट दे रही है कि 3 लाख घंटे मौजूद हैं। ये लाइन से हमें हिंट मिल रहा है कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है? लिमिटिंग फैक्टर का है। 9वां सवाल भाई, 9वां निकालो, नोट्स निकालो, लाल पीला काला पीला करना है। ये लाइन अगर ना होती तो फिर हमें नहीं पता चलना था। ये लाइन आपको गाइड कर रही है। जब भी सवाल में ये कह दिया जाए कि मटेरियल इतना अवेलेबल है, मशीन आवर इतने अवेलेबल हैं, लेबर आवर इतने अवेलेबल हैं, ये दूसरी पहचान हो गई कि लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलना था इस सवाल किस टॉपिक। वो तो चलो मैंने नोट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। अगर मैं आपके हाथ में पास पेपर पकड़ा दूं 4-5 अटेम्प्ट के, और मैं कहूँ चलो जवानों इसमें से लिमिटिंग फैक्टर के सवाल अलहदा करो, तो कुछ बच्चे तो कर लेंगे और कुछ बच्चे नहीं। अब ये मसला आना है आपको मिड टर्म में, टॉपिक ही नहीं पता चलना, तो एक दिन 2-2.5 घंटे लगा के आई कैप की वेबसाइट से जो भी पेपर अवेलेबल हैं उनका एक रिव्यू कर लो जरा। क्या कहते हैं? उसके अलावा मेरे पास पास पेपर पड़े हुए हैं, पता नहीं आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे, तो गूगल ड्राइव पे पड़े हुए हैं, उनको डाउनलोड करके उनको देख लो। 2001 से लेकर अब तक के पास पेपर हैं मेरे पास, 22 साल के। सोल्यूशन सारों के नहीं है, क्योंकि आई कैप में आता ही आना ही सोल्यूशन 2009 से शुरू हुए, तो 2009 से पीछे वालों के सोल्यूशन मैंने किए हुए हैं इसमें। यहाँ पे भी 2001 से ऑनवर्ड मैंने शामिल किए हुए हैं। ये दो पिछले 22 साल के पेपर हैं। वो लगा बात है, टॉपिक वाइज में आपको एहसास नहीं होता कि सर ने कितने पुराने पुराने सवाल भी चुके हैं। तो जब आप वो इतनी मोटी डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वो आपको गूगल ड्राइव से मिल जाएगी। ये एड्रेस है गूगल ड्राइव का, गूगली का। मैं शेयर ही करा देता हूँ आपको, जरूरत ही क्या है ड्राइव पे जाने की। ठीक है, तो तुझी लब दे रहना, फिर तुझे पूछना खोलने की इनकी में ड्राइव है। कुछ बच्चे शरादे भी होते ना, मेरी तरह के मासूम भी होते ने, ते कई खरांट होंगे ने हैं। खरांट समझते हैं? तेज तरार। तो इसको नहीं कह रहा, वैसे बात कर रहा हूँ। आगे चले, चलो बच्चियों लिखते जा आगे। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड कंपनीज बजट।
ये डाटा एक्चुअल नहीं है, ये सारा डाटा क्या है, और हमें बजटेड डाटे से ही तो डिसीजन मेकिंग करनी है। इसीलिए इससे परेशान ना हो कि बजटेड एक्चुअल क्यों नहीं है। बेटा एक्चुअल डाटा तो माजी का होता है, और माजी के डाटे से डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर का डाटा जब भी इस्तेमाल होगा तो वो बजटेड या एस्टिमेटेड होगा डिसीजन मेकिंग में। तो अच्छा, अब ये डाटा जो है ये टोटल दिया हुआ है कि पर यूनिट है, ये हाईलाइट कर लो, ये लिखा हुआ है, यानी इन सारी रकमों के साथ नीचे पढ़े 16,500 रुपए पर यूनिट, 26,000 पर यूनिट, 6,000 रुपए पर यूनिट, ये सब के साथ पर यूनिट रुपीज में है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस। इस सवाल में ये K2 K9 का एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद नहीं है। नो एक्सटर्नल सप्लायर का पता कहां से चलता है कि जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं सेम वो प्रोडक्ट बाजार से भी खरीदी, रॉ मटेरियल तो खरीदा जा सकता है, मसला रॉ मटेरियल का नहीं है, मसला है प्रोडक्ट का। जिस प्रोडक्ट को आप बनाते हैं अगर वो सप्लायर से भी खरीदी जा सके तो वो लिमिटिंग फैक्टर विद एक्सटर्नल सप्लायर का सवाल होगा वो फिर, लेकिन आगे हैं। अभी ये जो मैं सवाल अभी करा रहा हूँ 9, ये विदाउट थे। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है जी, ये कितने रुपए है, 6,000 रुपए पर यूनिट K2 की है, ये 6,000 टोटल है पर यूनिट है, और 8,000 रुपए। इसके पीछे क्या फॉर्मूला लगा होगा बेटा बताओ, ये 6,000 कैसे निकला होगा। हाँ, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकली होगी। नहीं, 1 kg की नहीं, मटेरियल की प्राइस मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट। मटेरियल प्राइस 25 रुपए पर केजी इंटू 3 kg या 4 kg, इस तरह है जी। चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने, अभी भी वहीं खड़े हैं, देखो जरा क्या बनेगा मेरा। अच्छा जी, तो ये जो 300 रुपए पर आवर है ये क्या चीज है, ये 300 रुपए पर आवर क्या चीज है, ये लेबर का वेजेस रेट पर आवर है। तो ये 4500 रुपए कैसे निकला है भाई जुआन बताओ, ये 4500 रुपए पर यूनिट की लेबर कॉस्ट कैसे निकली है। 3 दफा कैलकुलेटर क्यों नहीं रखा था हाथ में, एडा तू फनकार आदमी बनना है तेरे को सीधी कैलकुलेशन पहाड़े आंदे कोई नहीं तेरे यार, ऐसे ना कर। जितनी तू मस्तियां करेगा उतना तेरा कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा है। 15 ही आता है ये, असल में ऐसे होना था 300 रुपए पर आवर इंटू एक्स, 300 रुपए पर आवर इंटू लेबर आवर है 15 घंटे, ये लेबर आवर बैलेंसिंग फिगर आई है। लेबर आवर इसमें क्या है, ए 205, ये 7500 कैसे निकले लेबर का। हाँ मैं क्या कहता हूँ 25, गुड। तो 300 रुपए पर लेबर आवर इंटू 25 घंटे। आप लोगों को मैं जो बात सिखाना चाह रहा हूं वो क्या है कि जब भी हमने फॉर्मूले सीखे हुए ना कैलकुलेशन के, जब भी हमें जो चीज हम कैलकुलेट करते होते हैं आम हालात में, अगर हमें कैलकुलेट करके दी हो तो उसको चेक कर लिया करो ये कैसे कैलकुलेट हुई हुई है, अपनी आदत बनाओ। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जरूरत है, बस वैसे ही हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर चैप्टर के हर सवाल में ये चेक करो यार ये मटेरियल निकला कैसे होगा, आहिस्ता 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 आपको ग्रिप हो जानी है, फिर ये निकालने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग प्रोसेस करेगा कि ये असल में वैसे ही निकला सारे चैप्टर्स में। तो जो हमने बेसिक में पहले दिन फॉर्मूले पढ़े थे वही घूम घूम के हमारे गले चिपक रहे हैं और हमसे हो नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उस वक्त हमने उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन अब जो सवाल में आते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता। तो लेकिन ये प्रैक्टिस ये मैं जानबूझ के करा रहा हूँ, हालांकि ये मुझे दिया हुआ है, मुझे क्या जरूरत है मटेरियल निकलवाने की, और निकला हुआ है सर, लेकिन इससे डाटा पढ़ना आएगा। यही आई कैप का मसला है, आई कैप सवाल में या तो ना सारे सवालों में कैलकुलेट कराए, फिर तो आपकी इतना पक्का हो जाएगा ये बात कि ठीक है। ये क्या करते हैं कुछ सवालों में कैलकुलेट करा देते हैं, कुछ में वो चीज क्या कर देते हैं दे देते हैं, बच्चे को अब लगता है कि ये हमेशा दी होगी, तो वो जब दी होती है तो ठीक है, लेकिन जब कैलकुलेट करनी होती है तो दिमाग जाता ही नहीं उधर जहाँ पे
अगर या तो वो आई के आपने फिक्स किया हो ना कि सारे पास पेपर में वो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करा रहा हो, तो फिर आपकी ग्रिप बन जाती है जल्दी। जब ऐसे होता है कि कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा, कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा, तो जब नहीं दे रहा तो फिर कब निकालनी पड़ेगी, जब दे रहा नहीं निकालना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ भाई जॉन, ये कराओ जरा प्लीज। ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं प्लीज आप बताओ, कोई नहीं गलत होगा मैं बताऊंगा। ये जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बेस्ड ऑन लेबर आवर लिखे हुए 1875 और 3125, इसके पीछे भी फॉर्मूला लगा था चैप्टर 1 वाला। आता है तो बता दो, नहीं आता तो जाके नोट्स में देख लो कि ये जो वेरिएबल ओवरहेड है इनके पीछे फॉर्मूला क्या लगा था। ये जो निकले हुए हैं 1875 रुपए, चैप्टर 1 में पढ़े थे। बेसिक्स वाले चैप्टर में बताए थे मैंने, बेसिक्स वाले चैप्टर में भाई, इस चैप्टर में नहीं थे, बेसिक्स वाले चैप्टर में थे। वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। इस 1875 रुपए के पीछे क्या फॉर्मूला लगा होगा, जर्नल फॉर्मूला पहले बताओ फिर रकमों के साथ बता देना। हम्म। हाँ भाई जवान, कोई मिला पेज? नहीं मिला? मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, शायद मेरे पास हो, मैंने तो लिखा होता है मैं आपका खादिम। असी ते साम साम के रखे है कि दोबारा भी लोड़ पै सकती है। मेरा ख्याल है वो कितने गया यार, वो सफाई गुआच गया है। या मेरा ख्याल है इधर आते हैं। हम्म, हाँ ये होगा ये। ए देखो पाने टेबल में कराया सी, ए वाला, ये ये लग रहा है फॉर्मूला वहां, लेकिन वेरिएबल एफ के लिए, ये पूरे एफ के लिए लिखवाया हुआ मैंने। की फॉर्मूला है? हाँ तो आप कहेंगे सर वेरिएबल एफ का रेट पर आवर इनटू, ये फॉर्मूला उसके पीछे लगा हुआ है। ए सफा ना, प्रिंटर ਦਾ ਸਫਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਫਾ। अब बार बार साढ़े को घूम घूम के आ रहा है ये सफा, ये मैं को तीसरी चौथी दफा खोलने लगा हूँ ये पेज ढूंढ के। ये आप एक सफे पे लिखते नहीं ना बातें काम की, तो फिर इसीलिए परेशान हो रहे हैं। और इस चैप्टर में तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये वाली साइड, सिर्फ ये वाली साइड। ठीक है, 3 दफा दिया था, अगले 3 दफा और ले लो पाए, लंगर अजीम। हम्म। अल्लाह या अल्लाह। अब बताओ उस फॉर्मूले के मुताबिक कि ये जो, हाँ ये फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला था वो तो रकमों के बगैर था। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर इनटू लेबर आवर्स। हाँ जी, उन दसो पाइना किमें निकले है, जरा रकमा बोलो। हाँ ये कैसे निकला हुआ है 1875 इज इक्वल टू है, इसके पीछे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है? ये फॉर्मूला तो लिखा हुआ है साइड पे, रकमे बोलो। करने दो उसको, गलत कर देगा कोई मसला नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको शायद एक आधा सही हो जाए उससे। हाँ जो घर से पढ़े सही बता रहे हैं। जी हाँ जी, जी जी बता दो। 25 नहीं, वो तो इसके लिए होगा 3125 के लिए, उसके 15 घंटे, इसके तो 15 घंटे थे K2 के। 125 क्या चीज निकाली है तुमने? पर आवर।
असल में लेबर आवर हमारे पास ऊपर से मौजूद थे, इसमें भी लेबर आवर 25 घंटे मौजूद थे, तो रेट बैलेंसिंग फिगर आएगा। रेट क्या आएगा? और रेट दोनों में मेरा ख्याल है, जैसे लेबर में 300 रुपए था ना, यहाँ आएगा 100 कितना बताया था, 25 रुपए पर लेबर आवर। ये रेट ही नहीं बच्चों को पता चलता है, 125 आया किथों। एक्चुअली ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको अंडरलाइन कर लूं अगर मैं, तो मतलब बैलेंसिंग है। तो ये आप नोट्स पे लिखें, 125 रुपए पर आवर बैलेंसिंग फिगर है ये। और 25 घंटे ऊपर से बैलेंसिंग आए थे, वो ऊपर आ चुके हैं बैलेंसिंग। सवाल पढ़ना इज द आर्ट कॉस्ट में, बाकी कुछ भी नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन वो मिड टर्म आ रहा है, इसीलिए आप थोड़ी सी टेंशन लेनी भी बनती है। वैसे अगर मिड टर्म में आपने फनकारी वही लगाई जो आपने पहले लगाई थी, तो फिर तो 5,000 रुपए का टीका है जो आपको लग जाना है। हाँ जी, ये समझ आ गया 125 रुपए कहाँ से आया जी। भाईजान इसका भी बताओ अब क्या फॉर्मूला होगा। ये जो अप्लाइड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बेस्ड ऑन लेबर आवर लिखे हैं, ए दसो पाइन की होएगा। हाँ वही है, बस वेरिएबल की जगह इंग्लिश में लिख देंगे फिक्स रेट पर आवर इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट। ते रकमा बोलो की आंदियां ने, रकमें बताएं ना, मैं तो रकमों पे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि यानी ये जो 1500 निकला हुआ है, इसके अंदर लेबर आवर तो 15 घंटे इस्तेमाल हुए हैं। हाँ जी, रेट कितना है, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये बैलेंसिंग उल्टा आके बैलेंसिंग है, 100 रुपए पर आवर। और इधर क्या आएगा, 100 रुपए पर आवर इंटू 25 घंटे। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने ये 100 रुपए निकलवाया ताकि मैं आपको बता सकूं जितनी मर्जी प्रोडक्ट हो पूरे बिजनेस का एक ही रेट है, फिक्स्ड एफओएच का 100 रुपए पर आवर। वेरिएबल का जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स हो, पूरे बिजनेस का रेट क्या है, 125 रुपए पर आवर इनटू लेबर आवर करोगे तो रकमें फर्क आती जाएंगी। हाँ जी, डिमांड कितनी है पूरे साल की, 5,000 और 8,000। अब आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था, कल बताया अभी मैंने, मंथली डिमांड है और हम सवाल मंथ के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो पर मंथ लिखा हुआ है अवेलेबल, तो मंथली डाटा ही चल रहा है। टाइम भी नोट करना चाहिए, साल के लिए करोगे तो सवाल लंबा चौड़ा हो जाएगा, बस रकमें बड़ी होनी है और तो सवाल तो हो जाएगा। तो अगर आपको सारा डाटा मंथली दिया हुआ है तो आपको कोई जरूरत नहीं सवाल को साल पे करने की, मंथली करो। अच्छा जी, कल मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स कॉस्ट है वो कौन से स्टेप में यूज होती है। फिक्स कॉस्ट पहले स्टेप में तो कोई कॉस्ट थी ही नहीं। दूसरा स्टेप था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। कंट्रीब्यूशन में तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आना है, मैंने कहा था, और आना भी रेलेवेंट कॉस्टिंग से है। तीसरे स्टेप में यूनिट्स निकालने हैं, तो चौथे स्टेप में फिक्स कॉस्ट आनी है। ठीक है, नेट प्रॉफिट के लिए बजटेड आनी है या एक्चुअल आनी है, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट क्या आनी है। तो ये जो अब आपके पास फिक्स कॉस्ट थी 1500, 100 रुपए से भी निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाला। ये जो 1500 रुपए है और ये जो 2500 रुपए है, ये पर यूनिट है, कौन सी है, निकालो बजटेड टोटल, करो कैलकुलेटर पे, मैं पूछ नहीं है जी। कल भी मैंने निकलवाई थी, कल कॉपी पे जाके देखो मैंने बजटेड कैसे निकलवाई थी, वैसे ही ये बजटेड फिक्स कॉस्ट टोटल निकलेगी। चलो शाबाश, रूल भी बताया था। मुझे बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट बताओ कितनी होगी इस पूरे बिजनेस की, पूरे बिजनेस की निकालनी है। 100 रुपए से ना करना, 1500 पर यूनिट, और ये इससे 100 रुपए तो वैसे ही रेफरेंस के लिए निकलवाया था मैंने, और लंबा चक्कर पड़ जाना है। 1500 और 2500 रुपए पर यूनिट जो है ना, इसकी मदद से निकालो, जल्दी निकल आती है। बोलना नहीं, बस करें, जिसको आती है ठीक है, चुप करके बैठ जा करके। फिक्स कॉस्ट मुझे टोटल बताओ, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट।
कैलकुलेटर पे जल्दी से कर लो, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट। कल एक सवाल में भी निकाल के दिखाई थी मैंने। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट। हाँ भाई जवान, कर लिया आपने? भाईजान आपने, बच्चियों कर लिया दोनों ने? करो करो, शाबाश। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लें जी। ठीक है, जिन्होंने निकाली है घर से सही कर रहे हैं, शाबाश, गुड। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लें, कल हमने की थी। निकाल लिया है? क्या आंसर है आपका? 52 मिलियन। जी बेटी आपका कर लो। 52 मिलियन गलत है ये, पूरे बिजनेस की कहा है मैंने। 52 मिलियन नहीं आती, एडी बड़ी नहीं आती। 27.5 मिलियन आती है। 27.5 मिलियन आती है। हैं जी? नहीं आई ना आपकी भी? नहीं आई, कल भी लेक्चर नहीं पढ़ा, इसका मतलब ऐसा ही। तो फिर नहीं निकली तुमसे? ये देखो मैंने कल निकाली थी। आप लोग घर जाके लेक्चर रिवाइज ही नहीं करते, सवाल करया करो वो वाला। मैंने यहाँ पे कहीं करवाई थी, अब मुझे याद नहीं है। ये इस साइड पे, हाँ ये मैंने कहा था। इस फॉर्मूले को उल्टा सॉल्व किया था कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, इनटू यूनिट्स करके जो आएगी उन्हें बाद में जमा कर लेना है। बाद में प्लस नहीं की तो पूरे बिजनेस की का है ना मैंने, प्रोडक्ट वाइज थोड़ी है ये, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल प्रोडक्ट वाइज होती है ये, पूरे बिजनेस की वो जो जर्नल वाली है वो है। तभी तो आगे अप्लाइड का अलग लिखा हुआ था उधर, अप्लाइड। मतलब ये पूरे बिजनेस की एलोकेट करके दी हुई है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल प्रोडक्ट वाइज होती है, बाकी प्रोडक्ट वाइज फिक्स कॉस्ट नहीं होती। हाँ तो आपने तो सवाल के साथ वो जुल्म किया है जो इंडियन मूवी में हीरो जो है वो विलेन के साथ करता है, बिश्कू बिश्कू। हैं? और तुमने सवाल के साथ ये जुल्म कर दिया है, नहीं समझ आई? अच्छा, ये कल किया हमने, अभी कल ताजा ताजा रूल पड़ा है और आज उसकी दोबारा यूजेज आ गई है, तो फिर हम फंस गए हैं। तो इसीलिए सुन लें, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज हो सकती है, वो भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। मार्जिनल में भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये तो मार्जिनल से हम कर रहे हैं और हमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं लिखा हुआ कहीं पे। तो ये तो एलोकेटेड वाली है सारी, जर्नल एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग वाली होती है ये जो रेट शीट से निकली होती है, तो इनको इकट्ठा करो भाई, और इसने इनकम स्टेटमेंट में इकट्ठा जाना है। तो दसो जी कितना आंदा है? हमने इसको ऐसे करना था, 1500 रुपए पर यूनिट के पीछे ये फॉर्मूला लगा हुआ है, x डिवाइडेड बाय 5000 यूनिट्स, बजटेड यूनिट्स। तो रीअरेंज करके ये कितना आता है? 7.5 मिलियन। नो डाउट, मैं ये नहीं कहता कि आप ये फॉर्मूला ही उल्टा करें, और यार सीधा सीधा नाल नाल देता है, जरब दे दो जमा, उसके बाद 2500 रुपए जो पर यूनिट है, अगर इसके पीछे फॉर्मूला देखा जाए पर यूनिट, तो x डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स है 8000। 20 मिलियन। तो टोटल, तो ऐसे आइंदा करना नहीं, आइंदा हम सिर्फ ऐसे करेंगे, 1500 इंटू 5000 इंटू 5000 बजटेड यूनिट्स, प्लस 2500 रुपए पर यूनिट इंटू 8000। लो जी, इनको जमा करो तो ये पूरे बिजनेस की एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट आएगी, ना कि इंक्रीमेंटल या एट्रीब्यूटेबल। ये पूरे बिजनेस की कौन सी है? हाँ, K2 K9 में तोड़ के दी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि K2 9 K9 क्या हो भाई, ये बिजनेस की होती है फिक्स कॉस्ट। आगे चलें, कहता है एन ओवरसीज कस्टमर हैज ऑफर्ड, ऑफर्ड को अंडरलाइन करें, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? ऑफर्ड।
हाँ जी, एन ओवरसीज कस्टमर हैज ऑफर्ड टू परचेज 3000 यूनिट्स ऑफ कस्टमाइज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट A1। लो जी, आपकी तीसरी प्रोडक्ट आ गई है A1, जो कस्टमर की मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज बननी है, और उस प्रोडक्ट की सेल प्राइस कितनी है? 35,000। अच्छा, अब आपकी ये जो कस्टमर की प्रोडक्ट है जो आपने देनी है 3,000 यूनिट, 3,000 यूनिट्स है, 35,000 रुपए के हिसाब से ईच, एक यूनिट कितने का बिकेगा? अच्छा, अब ये लफ्ज देखें, इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑफर्ड। बेटा ऑफर्ड है, एक्सेप्टेड नहीं है। अगर यहाँ पर ऑफर्ड एंड एक्सेप्टेड या खाली एक्सेप्टेड आ जाए तो फिर वो कंपलसरी सेल बन जाती है, कंपलसरी ऑर्डर या कंपलसरी। ये यहाँ पे ऑफर आई है, अब हमारी मर्जी है हम ये ऑफर एक्सेप्ट करें, हमारी मर्जी है कि हम ये ऑफर क्या करें। तो इसकी अभी डिसीजन मेकिंग होनी है, इसीलिए इसको कंपलसरी सेल में काउंट नहीं करना। जितने सवालों में कंपलसरी सेल थी उनकी इंग्लिश देखो, वापस आओ दोबारा, आओ सवालों पे दोबारा। किन किन सवालों में कंपलसरी ऑर्डर या कंपलसरी सेल थी, जरा आप आए तो वहां पर इंग्लिश देखें, लिखें, जरा इंग्लिश को देखें तो वहां और ऑफर नहीं लिखा हुआ, एक्सेप्टेड लिखा हुआ है। वहां इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ऑलरेडी एक्सेप्टेड। अंडरलाइन करो उसको जरा, लफ्ज को। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में तो नहीं था, 3 में था, देखो जरा कहीं लिखा हुआ था ऑलरेडी एक्सेप्टेड, ये अंडरलाइन करो, ऑलरेडी एक्सेप्टेड एन ऑर्डर। तो ऑफर में और एक्सेप्टेंस में फर्क है, बिजनेस लॉ अगर किसी ने पढ़ा है तो। एक्सेप्टेंस का मतलब है यू आर बाउंड टू एग्जीक्यूट दैट काम। ऑफर आई है तो आप रिजेक्ट कर दो ऑफर को, भाई मैं नहीं करना तेरा काम, मेरे वारे ही नहीं है। लेकिन जब एक्सेप्टेंस हो गई तो इसका मतलब है आप बाउंड हो गए, अब करना ही करना है। तो जिन सवालों में ये एक्सेप्टेड का लफ्ज लिखा हुआ है ना, वहां पे ऑर्डर कंपलसरी सेल या मैंडेटरी सेल है। जहां पे नहीं लिखा हुआ वहां पे ऑफर भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी अज्यूम कर लेंगे। लेकिन जहां सिर्फ ऑफर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यू हैव द चॉइस टू रिजेक्ट दिस ऑफर। अगले छठे सवाल में भी देखो ये लिखा होगा ऑफर, ओ नहीं ऑफर नहीं लिखा हुआ, वहां पे भी लिखा हुआ है ये, द सेल्स डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड लिखा हुआ है। अंडरलाइन करो वो लव्स। ये आपने सवालों का पोस्टमार्टम करना होता है ऐसे घर में बैठ के, कि सर ने ये क्या किया है, एक सवाल में आके कंपलसरी सेल का नहीं है, पिछे सर सारे जेडे ऑर्डर शॉर्डर सन, सर सारों को कंपलसरी या वो वाली मैंडेटरी जो करनी है उसमें डाल रहे थे। तो पिछले सवालों में और इसमें क्या फर्क है जो अब हम कर रहे हैं? उनमें लिखा हुआ था ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है, और जो आज करने जा रहे हैं उसमें अभी सिर्फ ऑफर आई है, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होती है। अब जिसने बी लॉ ही नहीं पढ़ा बेचारे ने, उसने क्या करनी है CMA, तो उसने आई कैप ने ऑफर शॉफर देखना। सवाल नंबर 9 कर रहे थे ना हम, तो यहाँ पे लिखा है कि आपको ऑफर आई है, क्या आई है? ऑफर में कौन सी प्रोडक्ट बना के देनी है अब आपने, वो अब आप देखेंगे रैंकिंग के मुताबिक। अगर तो ये रैंकिंग में एंड पर आई तो शायद हम ना बनाएं, और अगर ये रैंकिंग में पहले नंबर पे आ गई तो फिर लाजमी बनानी है। अब आपको रैंकिंग कितनी प्रोडक्ट की करनी है? 3, K2 K9, वो तो 2 रेगुलर प्रोडक्ट हैं। और A1 को क्यों रैंकिंग में लाना है? क्योंकि वो अब आपके पास एक ऑफर और एक अपॉर्चुनिटी है। कितनी प्राइस है उसकी? 35,000। कॉन्ट्रैक्ट कितने महीनों का है? 1 माह का है। और ये सारा डाटा अब A1 से रिलेटेड ही दिया हुआ है, जो आपको ऑर्डर मिला है ना, नए प्रोडक्ट का ऑफर आई है, तो ये सारा उसका है। कहता है ईच यूनिट ऑफ A1 प्रोडक्ट A1 वुड रिक्वायर 3 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल B1। अब इस सवाल में ना फिनिश प्रोडक्ट भी यूनिट्स में है, रॉ मटेरियल भी किस में है? यूनिट्स में। तो मैं इसको काट के जरा केजी समझने के लिए कर रहा हूँ, समझने के लिए लीटर कर लो, केजी कर लो। यानी कहना क्या चाह रहा हूं कि एक मुकम्मल यूनिट जो A1 का बनेगा, एक उस पे कितने केजी मटेरियल लगना है? B1 के कितने केजी लगने हैं? मैं केजी पढ़ रहा हूँ, 3 केजी लगने हैं। ऊपर वाला मटेरियल K2 K9 का है, और ये जो A1 है ये खास प्रोडक्ट है तो इसका मटेरियल भी खास है। तो कौन सा मटेरियल लगने है?
3 kg लगना है 1 यूनिट पे B1, और C3 कितने यूनिट्स लगने हैं, मैं को केजी पढ़ रहा हूँ उसको, 2 kg लगना है मटेरियल C3। तो इस लाइन का मतलब हुआ जो आपकी A1 प्रोडक्ट है उस पे 3 kg लगना है मटेरियल B1 और 2 kg लगना है मटेरियल C3। ऐसा क्यों किया मैंने, केजी क्यों लिख दी है, आसानी के लिए है, वो यूनिट्स ही, लेकिन प्रोडक्ट के यूनिट्स और मटेरियल के यूनिट्स की खिचड़ी ना पक जाए, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने पढ़ने के लिए केजी पढ़ना हूँ उसको, लिखेंगे नहीं वहां पे, पढ़ूंगा कि ये मटेरियल के यूनिट दिए हो तो यूनिट नहीं बोलने, केजी बोलना है, यूनिट हम प्रोडक्ट के बोलेंगे। कहता है B1 मार्केट से कितने का मिलता है, 2500 रुपए पर केजी मिलता है। कितने रुपए का मिलता है, तो 1 यूनिट बनाने पर, क्योंकि B1 3 kg लगना है, तो मैंने आपको चैप्टर 1 में फॉर्मूला पढ़ाया था, कितने का मटेरियल लगेगा, अगर 2500 रुपए पर केजी की प्राइस है तो 2500 रुपए पर केजी इंटू 3 kg, एक मुकम्मल यूनिट पे मटेरियल लगेगा 7500 का। बात समझ आ गई है, ये फॉर्मूला भी चैप्टर 1 वाला था। 2500 रुपए, अगर मैं पर यूनिट लिखा रहा हूँ तो कंफ्यूज होते हैं, तो 2500 रुपए पर केजी की प्राइस है मटेरियल की, इनटू जितने केजी लगना है। हाउएवर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ C3 रॉ मटेरियल C3 इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट। कहता है जो C3 मटेरियल है ना वो लोकल मार्केट में अवेलेबल एंड वुड बी इम्पोर्टेड फ्रॉम श्रीलंका एट अ लैंडेड कॉस्ट ऑफ 2 पॉइंट। कहता है ये श्रीलंका से मंगवाएंगे और आपके घर तक यानी आपके दफ्तर या फैक्ट्री तक पहुंचने की जो पहुंच कॉस्ट है, लैंडेड का मतलब है आप तक पहुंचने की जो कॉस्ट है 2 पॉइंट, मुझे तो पर केजी की कॉस्ट चाहिए। कितने केजी की कॉस्ट चाहिए, क्योंकि 1 यूनिट पे उसने कहा 2 केजी लगना है, तो मेरा टोटल मटेरियल C3 जो आएगा वो कितने कॉस्ट पे आएगा, लैंडेड कॉस्ट है, और मैं कितने केजी मंगवाऊंगा, केजी कितने मंगाओगे C3 के दसो। ये 6000 केजी कैसे निकाला इन्होंने, 1 यूनिट पे 2 केजी लगना है यहाँ, और प्रोडक्ट A1 के 3000 यूनिट्स इन्होंने बनाने हैं, तो 3000 यूनिट्स बनाने के लिए 3000 यूनिट्स बनाने के लिए हम जब मटेरियल खरीदेंगे तो टोटल श्रीलंका से मेरा ख्याल है 6000 केजी मंगवाएंगे, तो 1 केजी की प्राइस आ जाएगी, कितनी आती है, कहाँ की प्राइस है, कहाँ से मंगवा रहे हैं ये, श्रीलंका से। तो मेरा फॉर्मूला फिर वो C3 की ये प्राइस है पर केजी, लेकिन प्रोडक्ट पे 1 केजी नहीं लगना, प्रोडक्ट पे कितने केजी लगना है, तो मुझे अब बाद में ये करना पड़ेगा 400 रुपए पर केजी मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल की क्वांटिटी 2 केजी, यही फॉर्मूला होता है ना। हाँ जी, ये है फॉर्मूला। तो मेरी पर केजी की प्राइस कितनी है और 1 यूनिट पे कितने केजी C3 लगना है, तो ये आंसर 800 रुपये आ जाएगा, एक मुकम्मल यूनिट का मटेरियल 800 रुपये। पता चला क्या किया है, 1 केजी की प्राइस में और 1 यूनिट की प्राइस में क्या फर्क होता है, 1 यूनिट की प्राइस पूरे मुकम्मल यूनिट पे होता है, और 1 केजी की प्राइस वो जो जितने का आप प्राइस परचेज कर रहे हैं। तो पर केजी की प्राइस 400 रुपये है, लेकिन 1 यूनिट 1 केजी से नहीं बनता, उसने कहा था 2 केजी से बनता है, तो 400 करके या 400 इंटू 2 केजी करके 800 रुपया एक मुकम्मल यूनिट की कॉस्ट है मटेरियल की। और ये किस पे लगना है मटेरियल, A1 पे। हाँ लगना कौन सा मटेरियल, C3।
कुछ बच्चे ये हरकत फरमाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं सर देखें, जिंदगी को आसान रखा करें। सर 24 लाख टोटल मटेरियल की कॉस्ट है। कितने लाख? और हमने टोटल प्रोडक्ट का क्या नाम है? A1। सर हमने उसके 3000 यूनिट्स बनाने हैं। तो सर सीधा ही पर यूनिट पे काट लो कि एक मुकम्मल यूनिट के लिए मटेरियल कितने का आएगा। उत्ते जरा कान घुमा के पड़े है, ऐ सीधा सीधा कान पड़े है। ये पता चला ये क्या किया है? ये ना हमने पर केजी की प्राइस बीच में निकालने के चक्कर में नहीं पड़े, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिनिश प्रोडक्ट के यूनिट्स किया है। तो एक मुकम्मल यूनिट का जो मटेरियल टेबल में लिखना होता है वो निकल आया। ये जो पहले तरीका मैंने किया था ना, उसमें पहले पर केजी प्राइस निकाली है मैंने, बाद में उसको एक मुकम्मल यूनिट में कन्वर्ट किया, जो हमारा आम फॉर्मूले होते हैं। जी पाइन ऊपर से गुजरा है, समझ आ रही है? अब उन्हें पता लग जाएगा समझ आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाओ जी। बुलेट नंबर 2 का क्या इस्तेमाल है? बुलेट नंबर 2, बुलेट नंबर 2 का क्या इस्तेमाल है? वो कहता है A1 प्रोडक्ट का जो एक यूनिट है उस पर कितने घंटे लगने हैं। तो इससे लेबर कॉस्ट निकलनी है। क्या निकलनी है? लेबर कॉस्ट निकलनी है। तो हमने वेजेस रेट पढ़ा था, ये ऊपर दिया हुआ है, 300 रुपए पर आवर इंटू 35 लेबर आवर करो पर यूनिट। ये 35 A1 के हैं, तो मेरा ख्याल है 10,500 रुपए की लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ये किस प्रोडक्ट की लेबर कॉस्ट आई है? K2 K9 के ऊपर दी हुई है। K2 K9 का डाटा दिया हुआ है ऊपर, ये सारा A1 का कंपाइल हो रहा है। गलत है, रेट फैक्ट्री का होता है, फैक्ट्री वर्कर का होता है। तो रेट फ्लैट होता है अगर ना दिए बताया हो तो। हैं? क्या कहते हैं? इसका मतलब है जो A1 वाले हैं को वो स्पेशल वर्कर है, या तो वो कहता है नए बंदे रखे हैं, फिर तो ठीक है। नहीं तो रेट सारों का देखो, इधर भी 300 रुपए इंटू 15 घंटे था, 300 रुपए इंटू 25 घंटे था। तो ये रेट अगर आप कहें K2 का है तो यू आर रॉन्ग, रेट वर्कर का है। अब वर्कर चाहे 1 घंटे में K2 बनाए, वही वर्कर 1 घंटे में चाहे K9 बनाए, तो भावे A1 बने। रेट फैक्ट्री के वर्कर का है, ना कि प्रोडक्ट का है। नहीं समझ आई? नीचे भी ऐसे ही है। वेरिएबल ओवरहेड का वो जो 125 रुपए पर आवर है ना, ये पूरी फैक्ट्री में वेरिएबल ओवरहेड का रेट है, प्रोडक्ट का नहीं है। वो बाद में जरब दे के प्रोडक्ट पे बन रहा है, इसी तरह फिक्स में भी। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है? ये बुलेट नंबर 3 का ट्रीटमेंट करें खुद। चलो जल्दी से करो, जल्दी, शाबाश। इसको पढ़ो और इसका ट्रीटमेंट करो, क्या होगा इस पूरे पॉइंट का। इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग है। बोलना नहीं, जिसको आता है वो करके तो बस हाथ खड़ा कर ले कि मैंने ये कर लिया है। सब लेट क्या होता है? कोई भी चीज अपनी किराए पे दें किसी को तो उसको लेटिंग कहते हैं। किराए पे ली हुई चीज को आगे किराए पे दे दे, उसको सब लेटिंग कहते हैं। किराए पे लिखी हुई चीज आगे किराए पे दे दो। किराए पे ली हुई चीज आगे किसी को किराए पे दे दें तो उसको सब लेट कहते हैं।
A1 के लिए है ये भी पैराग्राफ। महीने के दिन ना बताए हो तो बेटा 30 दिन अज्यूम होते हैं हर जगह, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में, बल्कि पूरी सीए की अकाउंटिंग में डेज ना बताए हो तो एज्यूम, हाँ अनलेस अनटिल महीनों के नाम ना लिख देंगे मैं, वो एक अलग बात है। ना बताए हो तो 30 दिन एज्यूम करते हैं एक महीने में। हफ्ते में 6 दिन काउंट करते हैं, महीने में 30 दिन। जी हो गया। आपने भी कर लिया बेटी? ठीक है जी, कर लिया। कर लिया, अच्छा। तो क्या आता है बेटी जवाब? हाँ, 4 लाख कैसे आई कॉस्ट? हाँ, 30 में से 5 दिन तो हमें चाहिए, 25 दिन के लिए आप किराए पे दे के किराए की इनकम कमा सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है इसका आ रहा है 9 लाख की कॉस्ट, और ये आ रहा है इंटू 25 दिन, 5 दिन हमने यूज करनी है मशीन। तो 25 दिन हम किसी और को किराए पे दे देंगे तो हमें मेरा ख्याल है 5 लाख रुपया उससे रेंटल इनकम मिलेगी। तो हमारी पॉकेट पे जो नेट बर्डन पड़ेगा वो 4 लाख रुपए का पड़ेगा। लेकिन ये पार्टी कहती है पाइन मशीन थानू पूरे महीने वास्ते लेनी है, दूसरी पार्टी कहती है पाइन थानू मशीन 5 दिन वास्ते चाहिए, तो 5 दिन वास्ते जो चाहिए आके ले जाना। तो किराया कितना देना पैना है? तो 57,000 इंटू 5 दिन। हाँ भी, आखिरी बात बताएं बेटी, ठीक है, इनमें से काम ही लेना है। ये फिक्स कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है? बोलना नहीं बाकियों ने, ऐ तुसी दसना है कि ये जो खर्चा है ये फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है। सारे सोचो, बोलना नहीं। जी बेटी, कल भी यही सवाल मसला बन गया था एक सवाल में कि मैं खर्चा पूछ लिया फिक्स है कि वेरिएबल है। जी। ऐसा सवाल पूछा थे बंदे फंस गए। ये फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल? जी जनाब, आप बताना चाहते हैं एडिशनल फिक्स कॉस्ट का कैसे पता चला है? को पहचान बताओ यार। हाँ, टाइम बेस्ड जो भी कॉस्ट होगी वो फिक्स होगी। हाँ, अगर एरिया, वैसे भी रेंट किराया चढ़ाया फिक्स ही होता है, सिर्फ बिल्डिंग का रेंट अगर एरिया ऑक्यूपाइड की बेस पे हो तो वो वेरिएबल होता है। अदरवाइज मैंने कहा था किराए या टाइम स्पेसिफिक जो भी किराए हैं वो फिक्स कॉस्ट है। वो क्या है? और ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट है जो है तो रेलेवेंट लेकिन नीचे प्रॉफिट निकालने में इस्तेमाल होगी, कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगी। ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट है। ठीक है। ऊपर वाली जो निकाली थी वो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है, K2 K9 की, पता नहीं कितने कटी सी है, ये 27.5 मिलियन वाली जो थी। तो ये भी फिक्स कॉस्ट है 27.5 मिलियन। और वो जो नीचे निकल रही है ये कौन सी कॉस्ट है? एडिशनल। दोनों इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट निकालने के इस्तेमाल होंगी, बाकी कहीं इस्तेमाल। चलो सारे स्टेप परफॉर्म करो, चलो शाबाश। 10 मिनट है आपके पास, छापने हैं। पहला स्टेप है वेरिफिकेशन, लेबर आवर को वेरीफाई करना है। चलो शाबाश, छापो जल्दी से, छापें शाबाश। जो ना समझ आए वो पूछ लें, लेकिन करना आपने ही है। चलो शाबाश। पहले 2-3 स्टेप तो आपसे हो जाने चाहिए क्योंकि सारा डेटा मैंने पढ़ दिया है। दूसरी क्लास में भी बच्चों ने खुद ही किया है। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी छापो।
हाँ जी, गलत कर रहे हैं भाईजान आप जी। मुझे क्या पता, आपने लिखा ही नहीं। मुझे क्या पता क्या आपको पता, वो गलत कर रहे हैं कुछ। मुझे नहीं पता क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। मुझे दूर दूर से निगाह आई है, सोच आई है मुझे। सिग्नल आया कि एक बच्चा गलत कर रहा है, तो मैं इसे तो उठ के आगे आया हूँ। एक बच्चा गलती कर रहा है, हाँ जी। ज्यादा बच्चे गलती नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, स्टेप 1 आपने कर लिया सबने। वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो उसमें हमारे पास था रिक्वायर्ड टोटल लेबर आवर्स टू मीट द डिमांड K2, K9 और A1। K2 के 15 घंटे, K9 के 25 घंटे, 35 घंटे, 3000 यूनिट्स। और बैठ गए तुम, आगे करी जाओ, शायद सही हो। ताकि गलत होगा तो सारा काटे हो। जी, 75,000 आवर्स। और ये 2 लाख हैं शायद। और 1,03,80, क्या कहते हैं। टोटल लेबर आवर्स माइनस अवेलेबल। शॉर्टेज है जी इसकी। क्या है स्टेप 2, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर किसी ने लिखा है तो वो गलत है। पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लिखना था। यही लिखा है तो ठीक होगा फिर। नेट प्रॉफिट को भी गलत है हेडिंग, ना वो निकालें। जी जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंकिंग। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंकिंग। तो सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हमें गिवन है। तो सेल प्राइस पर यूनिट क्या थी, 16,500 रुपये पर यूनिट, 26,000 रुपये पर यूनिट और 35,000 रुपये पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट K2 का 6,000 पर यूनिट, 8,000 पर यूनिट। इसका अपना स्पेशल मटेरियल है, तो वो मैं इसके नाम से लिखूंगा मटेरियल। उसके सामने भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन मैं अलग लिख रहा हूँ मटेरियल B1। मटेरियल, हाँ वो कर सकते हैं मटेरियल C, लेकिन गलत करेंगे जो टोटल करेंगे। तो इनके सामने मैं डैश डालने लगा हूँ। तो मटेरियल B1 कैसे आएगा, उसने कहा था मार्केट से 2,500 रुपये का 1 kg अवेलेबल है और हमें 3 kg चाहिए। ये गलत है भाईजान आपका। तो ये 7,500 लिखना था, आपने 2,500 ही लिखा हुआ है। नहीं, ये देख लेने हैं। ये वाला 400 रुपये पर, आपने 3,300 रुपये नहीं लिखा हुआ। A1 में 3,300 रुपये लिखा हुआ है। हाँ, तो सुन, 2,500 जमा 800 लिखा है तो गलत लिखा है।
सो मैं जो मर्जी हो, गलती तो है ना। मेन फॉर्मेट में गलत आ गया तो सवाल गलत हो गया। देखेगा लेकिन आपका आगे तो गलत हो गया ना। फिलहाल हम कह रहे हैं देखेगा नहीं देखेगा, ध्यान नाल चुको। हाँ 3300 नहीं आना चाहिए था, 7500 जमा 800 जो। हाँ जी, तो आपने फनकारी लगा दी ना। तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पर यूनिट दी हुई थी, ए मेरा ख्याल है देती सी किन्नी किन्नी जी, K2 4500, 7500, 7500 और इसकी 10,500 निकाली थी मैंने। लेबर के बाद कुछ बच्चे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट नहीं लिखेंगे A1 की, तो वो गलत करेंगे। रेलेवेंट कॉस्टिंग का असूल ये कहता है कि जब भी कोई नई प्रोडक्ट बनाई जाएगी तो हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट होगी। फिक्स में एडिशनल हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं लिखते। तो जिन बताया नहीं ना उसने, तो ये बात याद रखो, हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। और वेरिएबल ओवरहेड तो मैंने कहा था ऑलवेज रेलेवेंट होते हैं। क्यों नहीं है, इसको क्यों नहीं होंगे? जब ये काम तो होगा फैक्ट्री में तो इसको खर्चा नहीं मिलेगा इसकी वजह से, जिस हिसाब से रेवे बाकियों को मिला है। आंखें खोल के बैठो, डाटा हमने निकाल लिया है। वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन लेबर आवर लिखा हुआ है। हाँ, तो फोन भी निकले तेरा। मुझे पता था कुछ लोगों ने नहीं लिखने वेरिएबल ओवरहेड्स। आप आइंदा के लिए असूल याद रखें, इन्हीं के असूल ने छोटे मोटे, कि हर वेरिएबल कॉस्ट होती है डिसीजन मेकिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग के मुताबिक। जब भी कोई नया प्रपोजल आएगा, नया डिसीजन आएगा, नई प्रोडक्ट आएगी, तो ओदी सारी वेरिएबल कॉस्ट होनी है फिक्स्ड, ध्यान रखीदा है। चलो गलत हो गया ना, हुन कटो। तो वेरिएबल हुन नहीं भूलना यार। हुन वेरिएबल ओवरहेड कितने थे हमने निकाले, 125 रुपए पर लेबर आवर बैलेंसिंग फिगर थी, इंटू 35 लेबर आवर। इनके तो दिए हुए थे वेरिएबल, कितने दिए हुए थे, पेपर में भी कई बच्चे छोड़ आए, तो आई कैप ने उन्हें दोबारा बुला लिया कि चलो दोबारा हो। इसके एक दो कट जाएंगे, सारे नहीं कटेंगे, एक दो ही कटेंगे, इसीलिए आगे प्रोसेस कर चुप कर गए। कोई मसला नहीं, इतनी कोई टेंशन नहीं है। हाँ बस घर जाके सही कर ली, बह ही गया चुप। दिल तोड़ के ऐसे नहीं करना, वहां पे शायद वो पेपर में भी ख्याल आ जाए। तो दिल छोड़नी है, वहीं आगे प्रोसेस करते रहते हैं टूटे हुए दिल के साथ, और लिख देते हैं नोट कि वेरिएबल ओवरहेड भी लेंगे। ठीक है, उसको बता दें मैंने गलती से एहसास हो गया भाई, आएगा क्या होना है जी। 35 × 125 क्या आता है, 4875। होता ही है कि मैं जब लिखता हूँ ना, 47, जब मैं लिख रहा होता हूँ तो साथ साथ आप छाप रहे होते हैं और आपको लगता है "लो, ये कोई सवाल है, सूखे सवाल साथ निकाल ले"। लेकिन जब आप करते हैं तो आप बीच में, हालांकि मैंने सारा सवाल पढ़ दिया है, तो मैंने इस पे खामोशी रखी, और जहां मैंने खामोशी रखी उत्थे ही तुसी खोता खूच पाता। अच्छा चलो भाई, टोटल बताओ बच्चियों, इसका टोटल क्या है, 6×4 = 10, 10 और 1 = 11। नहीं नहीं, ये वेरिएबल कॉस्ट का टोटल, मैं टोटल लिखता होता हूँ, 6×4 = 10, 10 और 1 = 11, तो 12,375 है। अच्छा, 8 7 15 3 18, 18,625, 7 10 7 17 18, 18 4 22, 22 23,175। लो जी, माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। मेरी आदत है, मैं वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करता हूँ, आगे भी जरूरत पड़ जाती है उस चीज की जी। 4125, सॉरी जी, 118 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर जो था लेबर आवर्स पर यूनिट, 15 घंटे, 25 घंटे,
35 घंटे, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर आ जाएगा 270 पर आवर, आगे 95 जी। तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये रैंकिंग ऑफ प्रोडक्शन कर ले, प्रोडक्शन की रैंकिंग कि हम किस प्रोडक्ट को पहले प्रोड्यूस करेंगे और किसको बाद में। तो बाई चांस जो A1 है ना, जिसका भी प्रपोजल ऑफर आई थी, वो सबसे फायदेमंद है, तो इसको तो जरूर बनाना है A1 को। बाकियों की प्रोडक्शन कम ज्यादा हो सकती है, उसने लिखा भी हुआ सवाल में। तो स्टेप नंबर 3 आपने करना है अब, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। इसीलिए तो एक दो कट रहे हैं, नहीं तो सारे ही कट जाने चाहिए सन। नहीं, एक दो ही कटते थे। हाँ, इसका फिर नंबर और कम कटेंगे अगर इम्पैक्ट आगे नहीं आ रहा रैंकिंग पे, क्योंकि तुम्हारे प्लान के नंबर सही हो जाने हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं ना है, छोटी अमाउंट है। चलो भाई चलो जानो, पहला कॉलम प्रोडक्ट्स का होता है, दूसरा कॉलम होता है टोटल लेबर आवर जो लिमिटिंग फैक्टर है, और प्रोडक्शन यूनिट्स जी। तो कितने घंटे थे टोटल हमारे पास? 3 लाख। 3 लाख घंटों में हम पहली कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे? A1 बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए 1,05,000 घंटे यूज हो जाएंगे, और उसके पूरे यूनिट्स आप बना के बेचेंगे। तो बाकी कितने रह गए? 95। उसमें आप K9 बनाएंगे, और K9 को बनाने के लिए 2 लाख घंटे चाहिए, तो हमारे पास तो 2 लाख है ही नहीं। तो 1,95 पे आके इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट। तो 1,95,000 घंटों में हम अगर 25 घंटे पर यूनिट के हिसाब से बनाएं, बाकी बाजार से परचेज नहीं कर सकते। A1 और K9, बाकी K2 हम नहीं बना पाएंगे। स्टेप नंबर 4 में मैक्सिमम प्रॉफिट मांगा है उसने। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मांगा है? तो प्रॉफिट निकालने का मैं लगाऊंगा शॉर्टकट। क्या लगाऊंगा? शॉर्टकट। टोटल कंट्रीब्यूशन K9 का, और माइनस इसमें से करूंगा बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट। तो A1 का पहले क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो रैंकिंग में पहले था। चलो, तो A1 के 3,000 यूनिट्स इनटू A1 का एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन था 1182, K9 के 7,800 यूनिट्स इनटू इनटू 73 जी जनाब। दसो जी कितना आंदा है? 354,75,000। पीछे सोल्यूशन गलत है, पीछे से ना देखे बताना, तेरी मेहरबानी। हाँ बस ठीक है। वो मैंने इस चैप्टर में सबसे ज्यादा गलतियां क्यों, एक बच्चे ने किया था वैसे ही टाइप किया हुआ मैंने लगा दिया साथ, टीए ने किया था। तो वो जैसे आप लोग गोंगलू बच्चे होते हैं, कई दफा टीए भी गोंगलू आता है जाने साढ़े जी। 57525000 जमा करो। सॉरी, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट एग्जिस्टिंग वाली जो K2 K9 की वजह से पहले A1 से पहले वाली थी,
वो हमने निकाली थी 27.5 मिलियन, ऊपर निकाली हुई थी एग्जिस्टिंग वाली, और एडिशनल वाली जो A1 की वजह से है, ड्यू टू A1 2,85,000, दोनों माइनस कर रही हैं L, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। छापा लग रहा है, छापा छापा ला रहे हो? अब लो तुसी घर जाके आप सही नहीं करते सारे बच्चे। अच्छा, ये एक दफा डिसीजन मेकिंग आपको अच्छा जोड़ती है पिछले कॉन्सेप्ट के, अब बच्चे को ये समझ आ जाए कि यार मेरे ते पिछले कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल ढिले माठे ने। ऐसे ही होते हैं सारे, आप जैसे ही होते हैं, नस्लें आपसे पहले वाली भी ऐसी थी। आप कोई खास किस्म के बच्चे, सिर्फ फर्क कहाँ पड़ेगा कि जो ये मिड टर्म शिटम आएगा इसके लिए कोई 2-4 रातें लगा के कोई अपनी को ग्रिप कर ले, या मिड टर्म के बाद उसको ख्याल आ जाए तो वो खुद अपने आप को टाइम दे कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो वो निकल जाएगा, बच जाएगा, बाकी फिर उड़ जाएंगे। फर्क यहाँ भी पड़ना है कि जिसने अपने आप को टाइम दे दिया, जेड़ा है प्रॉब्लम लैके फिर रहा दिमाग च, मेरे को नहीं हो रहा, मेरे को नहीं हो रहा यार, इन्ने रूल ने यार, इन्ने रूल ने, तो ना पढ़ना है तो ना करना है, तो वो तो फेल है फिर। और जिसने अपने लिए प्रॉब्लम कर ली कवर, वो पास है। अब आपको मैंने जो 7वां और 8वां सवाल दिया हुआ था होमवर्क, पहले 7वें सवाल पर आए। 7वें सवाल में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यील्ड। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने पहले कभी मटेरियल की वेस्टेज पढ़ाई थी, तो जब मटेरियल का वो पोर्शन जो प्रोडक्ट पे लगता है, वो कपड़ा जो मेरी शलवार कमीज पे लगा हुआ है, ये यील्ड पोर्शन है। और जो शलवार कमीज बनाते हुए कपड़ा जमीन पे गिर गया, फेंक दिया, कटिंग में जाया हो गया, छोटा मोटा कपड़ा, वो वेस्टेज है। तो यील्ड का मतलब वो मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट का पार्ट, उसको मैं आउटपुट मटेरियल भी कहता हूँ, नेट मटेरियल भी कहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यील्ड 80% कह दूं तो इसका मतलब होगा कि 20% का लॉस है। 20% का क्या है? तो मैंने कहा था जो मटेरियल प्रोडक्ट पे लगता है उसको आउटपुट या यील्ड कहते हैं, प्लस मटेरियल कुछ जाया होता है तो ये टोटल मटेरियल परचेज एंड यूज्ड होता है, इसको इनपुट भी कहते हैं, इसको आउटपुट भी कहते हैं मटेरियल। तो ये आपको दिया हुआ है अगर 4 kg मिसाल के तौर पर, और 80% यील्ड है, तो इसका मतलब है 20% लॉस होता है ऑफ इनपुट। इनपुट को एक्स रख लो बस। अगर यील्ड 90% दी हो तो फिर ये लॉस 10% होगा। ठीक है, यील्ड 80% का मतलब ये चीज 100% है, ये 80 है और ये वाली 20 है, इसका ये मतलब है। नहीं समझ आ रही? अच्छा, और 7वें सवाल में किसी का कोई मसला? 8वें में क्या मसला था आपका भाईजान? आपने कहा 8वें में मसला है। जी जी, मटेरियल जो अवेलेबल का पता नहीं चल रहा। हाँ जी, 8 में आप सवाल पर मंथ बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं या पर एनम बेसिस पे? सवाल दसो पाए, सवाल पर मंथ डेटा लेके करें कि पर एनम? जी नहीं, ऊपर डेटा सारा पढ़ते आए तो पहली लाइन में फॉर द ईयर लिखा हुआ था, ते तुसी थले आके पर मंथ है तो या तो फिर उसको कन्वर्ट करो ऊपर वाले डेटे को। अगर आप सवाल की ऊपर वाली लाइन पढ़े ना, पहली लाइन, तो फॉर द ईयर के लिए डेटा दिया हुआ है, एनुअल लोकल एंड एक्सपोर्ट सेल दी हुई थी, सारा डेटा दिता ही हो एनुअल है उतों, थले आके पर मंथ दस रहे हो। नहीं बात समझ आई? आप लोगों को ध्यान से डेटा पढ़ना है, और ध्यान का तकाजा ये है कि अगर पहली दूसरी तीसरी लाइन में या ज्यादा डेटा एनुअल दिया हुआ है तो हमें फिर सारा सवाल एनुअल करने, और देखिए रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, डिटरमिन द ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर।
रिक्वायरमेंट में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट ईयर, ईयर कितने महीनों का होता है? तो आपके पास मटेरियल जो अवेलेबल है 27,700 kg पर मंथ है, तो इंटू 12 कर लो उसको। ऐ किनू मसला सी। जाने दे ये दुनिया में सज्जी खा के कभी। हाँ वो भी सिंपल है। कहता है हमारे इदारे में 35 वर्कर अवेलेबल होंगे, हर वर्कर 8 घंटे की शिफ्ट में काम करेगा, हर में 3 शिफ्टें काम होगी, यानी 24 घंटे कम ही अंदर है। एक दिन में 3 शिफ्टें होती हैं मैक्सिमम। महीने में 25 दिन ऑपरेट होगी फैक्ट्री, ते 5 दिन छुट्टी ते अय्याशी। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके पूरी फैक्ट्री के टोटल साल के घंटे निकालने। देखें एक शिफ्ट में कितने घंटे काम होता है? 8 घंटे की एक शिफ्ट है। शिफ्टें कितनी हैं? एक दिन की 3 शिफ्टें। महीने में कितने दिन है? 25 दिन एक महीने में है, और महीने 12 हैं। लेकिन सारे एक बंदा नहीं है, 35 बंदे हैं, तो बाद 35 बंदे नाल भी जरब दे दियो। हेलो जिन्ना भी आंदा मैनू नहीं पता। पर एनएम के हिसाब से करना है और 35 बंदों के लिए करना है। सारिया चीज़ा जरब दे दी ने इस तरह जब आ जाए कोई है। यानी 35 ज़रब 8 ज़रब 25, लेकिन ये 25 एक महीने के 25 दिन है, इना मंथ लिखा हुआ है। तो 5 इंटू 12 इंटू 3 शिफ्ट है। वैसे वो शिफ्टें पहले आना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे की एक शिफ्ट है, 3 शिफ्टें 24 घंटे बन जाएगी। फैक्ट्री राउंड द क्लॉक चलती है। बाकी नेक्स्ट टाइम इसी सवाल में मसला है तो नेक्स्ट टाइम बताएंगे। प्लान आपका कोई मसला है, ये कुछ है तो नेक्स्ट टाइम भी बता देंगे, कोई नहीं। सोच लिया? गुड। ये सवाल नहीं था वैसे जो तुमने पहले पूछा है, तो नहीं था ना, तेरा बनना नहीं चाहिए था, क्यों बना? ओके पहले अगले इसके 2 सवाल विद सप्लायर के 2 सवाल है होमवर्क विद। हाँ उसके 2 सवाल करने, कल डिस्कशन करेंगे। एक टेस्ट में लाजमी सवाल आना है इसमें से, लाजमी सवाल है टेस्ट में।